अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। खित्ते की सूरत हाल इंतहाई तेजी से तब्दील हो रही है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करना थी जिसमें तमाम फरीक शरीक होना थे। वो कॉन्फ्रेंस बावजूद अब ईद के बाद तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, लेकिन अफगान हुकूमत का एक वफ्द अब्दुल्ला की सरबराही में आज दोहा में तालिबान से मुज़ाकरात के लिए पहुंच चुका है। इस वफ्द के हवाले से अफगान हुकूमत का दावा है कि ये एक मुकम्मल बाइख्तियार वफ्द है। अब देखें अफगानिस्तान मसले के इन दो अहम तरीन फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। उधर ताशकंद में अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से कसीरुल मुल्की समिट के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने वफ्द के साथ पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, जहां वज़ीर आज़म ने रिवायती अफगान और भारतीय इल्ज़ाम तराशी का तसल्ली बख्श जवाब दिया। साथ ही वज़ीर आज़म ने भारत के मीडिया के फॉरेन ऑफिस के फीडेड रिवायती सवाल कि क्या बातचीत और दहशतगर्दी साथ साथ चल सकती हैं का बेहतरीन जवाब दिया कि बातचीत की राह में रुकावट RSS का दहशतगर्दाना और इंतहा पसंदाना रवैया है। वहीं अफगान सदर अशरफ गनी के इल्ज़ामात पर वज़ीर आज़म ने उनको भी बावर कराया कि दाखिली नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर गिराकर वो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। खित्ते की एक और डेवलपमेंट भी अहम है। सीपेक जो अपने आगाज से ही दुश्मनों को खटक रहा है, अब क्या इसको सबोताज करने की भोंडी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। दासू के मकाम पर चीनी इंजीनियर्स के साथ पेश आने वाले वाक़े के बाद चीनी कंपनी ने दासू डैम पर काम बंद कर दिया है। तमाम पाकिस्तानी मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। कंपनी की जानिब से जो खत जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि 14 जुलाई के वाक़े के बायस काम जारी नहीं रख सकते। जो ही सिक्योरिटी के मामला दुरुस्त होंगे काम शुरू हो जाएगा। हादसे की तहकीकात के लिए चीन से आला तहकीकाती कमेटी टीम पाकिस्तान आ चुकी है, मगर इस वाक़े के बाद पाकिस्तान के इब्तिदाई रद्द-ए-अमल पर भी तनकीद की जा रही है कि इसे खालिस्तन एक हादसा कहा गया। हमने इसे हादसा करार देने में जल्दी क्यों की। साथ ही एक और वाक़या जो आज शाम से रिपोर्ट होने लगा है वो अफगान सफ़ीर की बेटी के साथ पेश आया वाक़या, उस पर भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। उधर कश्मीर में कैंपेन जारी है, मगर पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में जो सबसे अहम मामलात बन रहे हैं वो हैं सिफारती और सिक्योरिटी चैलेंजेस। ऐसे में सियासी क़यादत कितनी संजीदगी से पाकिस्तान जहां खड़ा है उस पर तवज्जो रखे हुए है, या फिर वही रिवायती इल्ज़ाम तराशी और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, साबिक़ सफ़ीर अयाज वज़ीर साहब हमारे साथ हैं। पाकिस्तान को इस वक्त जो खतरात और चैलेंजेस दरपेश हैं, पाकिस्तान कैसे उससे निपट सकता है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का आगाज़ करें। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अयाज वज़ीर साहब, आपसे सबसे पहले पाकिस्तान में अफगानिस्तान से मुतालिका कॉन्फ्रेंस फ़िलहाल मुलतवी हो गई। दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान, कितनी अहमियत है राइट नाउ इन मुज़ाकरात की? मुज़ाकरात की तो ज़ाहिर बात है बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि दोनों जो धड़े हैं जो लड़ रहे हैं आपस में, अफगान गवर्नमेंट और तालिबान, और साथ में वो पॉलिटिशियन या वारलाट भी जो काबुल में बैठे हैं लेकिन हुकूमत में नहीं है, ये तीनों अहम जुज़ हैं अफगानिस्तान के लड़ाई के या अफगानिस्तान में अमन लाने के। तो ये हाई पावर्ड डेलीगेशन है जो मैंने सुना है, पढ़ा है कि इसको फुल पावर दिए हैं अफगान गवर्नमेंट ने। इसी तरह तालिबान का भी जो लीड कर रहा है अब्दुल गनी ब्रदर वाली डेलीगेशन, वो भी हाई पावर्ड है। तो और जैसे कि हम सब जानते हैं दोनों अतराफ जंग से भी तके हुए हैं, तो अब ये मौका है कि वो एक दूसरे को एडजस्ट कर ले, एक दूसरे के साथ गुजारा कर ले और आइंदा के लिए कोई ऐसी हुकूमत पे राजी हो जाए जिससे मुल्क में अमन आ जाए, खित्ते में भी अमन आ जाएगा, अफगानिस्तान भी जरा थोड़ा सा सांस ले लेगा, कोई उसमें डेवलपमेंट हो जाए। तो अयाज वज़ीर साहब, ऐसी सूरत हाल में जब आप आइंदा के हल की बात कर रहे हैं, अफगान हुकूमत और फोर्सेस तालिबान के सामने कोई काबिल जिक्र मुज़ाहिमत करते दिखाई नहीं दे रहे, जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है, इस कमजोर पोजीशन के साथ अफगान हुकूमत क्या ऑफर कर सकती है, या आपके ख्याल में क्या मुमकिन सियासी हल हो सकता है जिस पर तालिबान भी मुत्तफिक हो जाएंगे? नहीं, इतना आसान नहीं है। आई एम सॉरी, आई वुड नॉट एग्री विद यू।
तालिबान ने बेशक कंट्री साइड में मुख्तलिफ अजला में पेश कदमी की है जहाँ पे हुकूमत इतनी फोर्सफुली प्रेजेंट नहीं थी। हुकूमत की मेन तवज्जो मैं समझता हूँ बड़े बड़े शहरों पे है। हाँ, अगर बड़े बड़े शहर ले ले तो फिर एक बात बनती है, लेकिन अभी तो पेरिफेरीज में है और एक दो जगह पे जो पहले तालिबान ने ऐलान कर लिया कि हमने ले लिए, अब हुकूमत की तरफ से ऐलानात आ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि उन्होंने वापस ले लिए। तो ये तो एक दूसरे के क्लेम और फिर उसको डिस्क्रेडिट करना वो तो चलता रहेगा, लेकिन मैं वही बात दोबारा अर्ज करूंगा कि जब तक बड़े शहरों पे कब्जा ना हो, जब तक काबुल पे कब्जा ना हो, आप जरा पिछले नजीबुल्लाह साहब के दौर का वक्त देख ले, या उसके बाद जब मुजाहिदीन की हुकूमती तालिबान लड़ रहे थे उनके खिलाफ, जिसके पास काबुल कंट्रोल है वो समझा जाता है कि वो अफगानिस्तान का शायद कंट्रोल रखता है। तो तालिबान लड़ाई तो ठीक है, मैं मानता हूँ उसमें पेशकदमी है, लेकिन लड़ाई में और हुकूमत चलाने में बड़ा फर्क है। एक डिस्ट्रक्शन है, दूसरे को गिराना है, वो आसान है, फिर उसी कुर्सी में जब आप बैठ जाते हैं उसको हुकूमत की तरह चलाना फिर खासा मुश्किल है। अगर आपके खिलाफ उधर ही जंग शुरू हो जाए तो अल्लाह ना करे ये नौबत आ जाए, अल्लाह करे कि दोनों मिल बैठ के शहरों में चले जाए, हुकूमत इकट्ठे बना ले, सियासी हल निकाले। ठीक है जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात का मुलतवी होना और दोहा में होने वाले मुज़ाकरात, अब अगर पाकिस्तान में ईद के बाद कॉन्फ्रेंस होती है कितनी नतीजा खेज हो सकती है? क्या दोहा में कोई कंक्लूसिवली हमें इसके नताइज नजर आ सकते हैं? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है पहले एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग है जो दोहा में हुई है, और पहली दफ़ा है कि हुकूमती लेवल पर अफगानिस्तान का कोई वफद शरीक हुआ है इस बात में, और क्लियरली उन्होंने उसको क्लेम भी किया है। क्योंकि इससे पहले जो मसाइल रहे हैं, अशरफ गनी साहब की मसला और बड़ा ये है कि जब अमेरिकन ने तालिबान से मुज़ाकरात शुरू किए, उनको एक बाकायदा एक हैसियत दी, तस्लीम कर ली उसकी, अशरफ गनी साहब और उनकी हुकूमत उससे तकरीबन लेफ्ट आउट, तो उनका ये मसला था उसका। पर अब ये शुरू हुए हैं मुज़ाकरात, उसी वजह से पाकिस्तान के मुज़ाकरात भी मुलतवी हुए हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आने थे उनमें कुछ लोग वहाँ इस दुआ में वो पहले से प्लान थी, वहाँ पे बात कर रहे हैं वहाँ पे। मुझे उम्मीद ये है, देखिए तालिबान को हम अभी अगर 96 वाले उसे देखते हैं ना लेंस से, तो फिर तालिबान के बारे में हमारा रवैया या सोच हमारी कुछ और होगी। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, जो इतलात भी हैं, आज के तालिबान ने पिछले 20 साल में मार बहुत खाई है, सीखा भी बहुत है, और वो इस बात पे उनको बड़ा वजाहत है और बड़ी इसमें क्लैरिटी है कि वो जो पहले उनका ख्याल यह था कि सारी पावर को मोनोपलाइज करें और काबुल पे और अफगानिस्तान पे सिर्फ तालिबान की ही हुकूमत हो, अब उनको समझ आ गई है कि ये नहीं हो सकता। अफगानिस्तान का खिता कभी ऐसे नहीं रहा और अब भी ऐसे नहीं होगा, तो इसलिए वो एक और इंक्लूसिव कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम बने जहाँ पे बैठकर वो अफगानिस्तान के मामलात को आपस में तय करें, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो उनका जो मिलिट्री टैक्टिक्स जो भी नजर आ रही है आपको, वो काम चल रहा है। मेरा अपना ख्याल ये, जो आपका सवाल ये था कि दोहा के बाद पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस, ये अगला कदम होगा इसका। हमें इसको इस तरह नहीं लेना चाहिए कि दोहा में कामयाबी होगी, पाकिस्तान में नाकामी है यहाँ या वहाँ पे क्या होगा। हमें ये देखना चाहिए कि ये प्रोग्रेसिवली, क्योंकि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है ये, इसको इतनी जल्दी सुलझाया नहीं जाएगा, और इसको सुलझाने के लिए पाकिस्तान भी अपनी मेजबानी कर रहा है, उसके बाद चीन ने भी मेजबानी करनी है इसकी, चीन भी जाएंगे। जनरल साहब कतई कलामी की माजरत, इस सवाल को थोड़ा सा तब्दील ऐसे कर लेते हैं कि अफगान हुकूमत तौर पर गुज़िश्ता रोज ताशकंद में जो अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डाला, पाकिस्तान की जानिब से भी इसका भरपूर जवाब देकर कहा गया कि आपके वहाँ से यहाँ पर मामलात ख़राब किए जा रहे हैं। तो अगर ऐसे कहूँ कि क्या फरीकैन अपने मामलात वही खुद हल कर सकते हैं, पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस की जरूरत रहेगी, या अफगानिस्तान वो सोच कर वहां ताशकंद में हमारे सामने रखकर क्या मकसद हासिल करना चाहता है? देखिए, ताशकंद में अशरफ गनी साहब ने जो बात की है उसकी वजूहात हैं उनकी। एक तो जो सारे सिस्टम में जो बातचीत हुई है और ये जो पीस डील हुई है बिटवीन अमेरिकन एंड तालिबान, अशरफ गनी साहब इससे आउट रहे हैं। इससे उनको बिहाइंड द सीन से बात होगी तो ठीक है, वरना अगर अमेरिकन सीरियस होते और इस हुकूमत को सीरियसली लेते तो वो इनको साथ बिठाते, तालिबान भी होते हैं, हुकूमत भी होती है, अमेरिकन भी होते, तो बातचीत का उस वक्त बनती है एक और तरीके से निकलता है। लेकिन अब चूंकि उनको एक दूसरा मसला ये बना हुआ है
کہ وہ دن بدن یہ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان زور پکڑ رہے ہیں. ابھی تک تو جس طرح بھی میں سن رہا تھا وزیر صاحب کی بات بڑا صحیح کہا کہ وہ شہروں کی طرف آئے نہیں ہیں اور شہروں میں جنگ ہوئی نہیں ہے. اور یہ میرا اپنا خیال ہے کہ طالبان خود بھی نہیں چاہتے کہ شہروں میں جنگ ہو، خونریزی اور شہر تباہ ہو. اور جو شہروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاید وہ بھی اب یہ نہیں چاہیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی سارے تقریباً پورا افغانستان ہی افیکٹڈ رہا ہے گزشتہ 3-4 دہائیوں سے، تو اب وہ بھی شاید سے تنگ آ گئے. تو طالبان ایک طریقے سے اب جو ایڈوانس کر رہے ہیں، اشغنی صاحب اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. حامد کرزئی صاحب دوبارہ اٹھ کے آ گئے سامنے، اور حامد کرزئی صاحب کی جو آن گراؤنڈ جو سپورٹ ہے اشغنی صاحب سے کہیں زیادہ ہے. اشغنی صاحب تو شاید اتنا پولیٹیکلی اتنے پاپولر بھی نہیں ہوں گے، اسٹرانگ بھی نہیں ہوں گے، لیکن حامد کرزئی صاحب چونکہ وہاں پہ رہے بھی ہیں، ان کا وہاں پہ پورا قبیلہ بھی ہے، ان کا اپنا ایک سے بھی ہے، تو ان کو شاید اور قوتیں بھی سپورٹ کر رہی ہیں. تو پاکستان پہ الزام تراشی کو نئی بات نہیں ہے. اب ان کے پاس اور کیا رہ گیا، کیا بات کریں، وہ کس کے اوپر الزام دھریں اس کو، اپنی کمزوریوں کا. امریکہ نے تو واضح کہا ہے اشرف غنی اور اس کی حکومت نے بے تحاشا پیسہ ضائع کیا ہے، کرپشن کی ہے، اور جو پیسہ ان کو ملا ہے اس کو انہوں نے ضائع کیا ہے، کرپشن کی ہے. تو امریکن خود تو ان سے ہاتھ دھونے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو اشرف غنی صاحب کی بات میرا خیال نہیں ہمیں تفصیل نہیں لینا چاہیے. بٹ اینی کیس پرائم منسٹر نے بڑا واضح ان کو جواب دے دیا، اور پاکستان کا جواب بڑا واضح بھی ہے اور بڑا کلیئر بھی ہے. ایاز صاحب، یہ پاکستان کی طرف سے جو جواب دیا گیا جس پہ جنرل صاحب بھی کامنٹ کر رہے ہیں، ایک واقعہ آج میڈیا میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے افغان سفیر کی بیٹی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے. کتنے یہ جو خطے کے حالات ہیں امریکہ کے جانے کے بعد، بہت سے سپوائلرز بھی معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان کی جانب سے کتنا الرٹ رہ کے معاملات سے نمٹنے کی کوشش ہے، اور کیا یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ معاملات کو ہمیں سدھارنے کی طرف، یعنی کہ ہم اسے کوئی نتیجہ نکال سکیں گے کہ معاملات حکومتوں کی سطح پر حل ہوں نہ کہ خراب ہونے لگے؟ میری اپنی رائے تو یہ ہے کہ اس پہ اگر اس وقت نہ بولا جائے بلکہ جتنا کم بولا جائے وہ بہتر ہوگا. حکومت نے، وزارت خارجہ نے اپنا ری ایکشن دے دیا. کسی ملک کے اندر سفیروں کو، سفارتی عملے کو سیکیورٹی دینا اس ملک کی ذمہ داری ہے. اسی طرح ہمارے سفراء ہیں دوسرے ملکوں میں، ان کو سیکیورٹی دینا ان ملکوں کی ذمہ داری ہے. تو یہ ایک قسم کا ہمارے سیکیورٹی کے اوپر تھوڑا سا ریفلیکشن ہے کہ جنا سپر مارکیٹ سے دن دہاڑے 1:30 بجے یا 1 بجے سفیر کی بیٹی کو اٹھانا، پھر 4-5 گھنٹے کے بعد کسی جگہ بلو ایریا میں شاید چھوڑ دینا، یہ زیادتی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا اس پہ مزید کمنٹ تو میں نہیں کروں گا، اور نہ یہ سمجھتا ہوں صحیح موقع ہے. حکومت الرٹ ہے، حکومت جو ضروری اقدامات ہے وہ ضرور کریں گے، کیونکہ ہمارے اور افغانستان کے درمیان آلریڈی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں ہے. ابھی آپ نے ذکر کر لیا جنرل صاحب کے ساتھ جو تاشکند میں ہوا اشرف غنی صاحب کا اور عمران خان صاحب کے درمیان، یہ تو ہمیشہ سے تقریباً یہ باتیں چلی آ رہی ہے. ایک دوسرے کو ہم ایکیوز کر رہے ہیں. ہم افغانستان پہ الزام لگاتے ہیں کہ تمہاری طرف سے در اندازی ہوتی ہے، وہ ہمارے اوپر لگاتے ہیں کہ تمہاری طرف سے ہوتی ہے. تو یہ بدگمانی تو ہے. تو میری درخواست ہے کہ یہ جو انڈیویجول انسیڈنٹ ہوا ہے سفیر کے بیٹی کا، میری بہت ہی ساری ہمدردیاں ہیں سفیر کے ساتھ، ان کی بیٹی کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ. اس پہ جتنا کم بولا جائے میں کہتا ہوں وہ بہتر ہوگا. ہم دعا گو ہیں کہ ایاز صاحب یہ جو عدم اعتماد کی آپ نے بات کی ہے، جو گزشتہ روز کی بات بھی جس کو ہم کوٹ کر رہے ہیں اس وقت، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی کہا گیا اور پاکستان ہر سطح پہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے جڑا ہے، اور وہاں سے بدامنی پھیلانے والے عناصر، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بھی بات کی ہے. اعتماد کس طرح سفارتی طور پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہتر کیا جا سکتا ہے کہ ٹرسٹ کیا جائے، معاملات آگے لے جائے جائیں، خطہ ترقی کر سکے؟ کس لیول پر گفتگو شروع ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے تاکہ یہ معاملات بہتر ہو سکیں؟ دیکھیں، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایک دن میں نہیں بنا. یہ پچھلے 20 سالوں پہ اس پہ محنت کی گئی. ہم نے تھوڑی سی یہ غلطی کر لی کہ ہندوستان کو ہم نے اتنی سارے افغانستان کو اتنی اٹینشن نہیں دی جتنی دینی چاہیے. تو ہندوستان کو وہ کھلی جگہ مل گئی،
انہوں نے نہ صرف فائنانشل انویسٹمنٹ کر لیا افغانستان کے اندر کوئی 3 بلین کا، اس کے علاوہ عام لوگوں پہ محنت کر لی پاکستان کے خلاف. کچھ تو ان کی اپنی ریزرویشن ہوں گی، اس کو مزید تقویت ہندوستان کے پراپیگنڈے نے دے دی. تو یہ 20-21 سال کی محنت ہے. 20-21 سال میں درخت بھی بڑا ہو جاتا ہے، میوہ دینا شروع کر لیتا ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ہر کیا کہتے ہیں جگہ پہ اقدامات کرنے ہوں گے، جیسے عوام ٹو عوام، اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ، پارلیمنٹیرین ٹو پارلیمنٹیرین، انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس، آرمی ٹو، ہر جگہ پہ آپ کوآرڈینیٹ کریں گے، کوآپریٹ کریں گے، انٹریکٹ کریں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی. اگر آپ نے صرف اسی پہ توجہ دے دی کہ کسی نے آپ کو گالی دے دی اور آپ بھی اس کے جواب میں گالی پہ شروع ہو گئے تو بات تو آگے نہیں بڑھے گی. افغانستان سے اگر آپ کے اوپر ایسی باتیں آتی بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان اور افغانستان میں زمین آسمان کا فرق ہے. پاکستان ماشاءاللہ بہت ہی قوی نیوکلیئر، آرمی ہماری ماشاءاللہ فل ٹرینڈ ہے، انٹیلیجنس ادارے ہمارے بہت ٹرینڈ ہے. درست. افغانستان تو 40 سال سے حالت جنگ میں ہے، کوئی ادارہ اس کا آپ کے مقابلے کا ہے تو اس کے لیول تک نیچے نہ ہے کہ اس نے گالی دے دی تو آپ بھی گالی دے دیں. میچورلی بیہیو کرنے کی درست، اور ہر سطح پر رابطوں کی ضرورت ہوگی. سر، خطے کے استحکام کی بات کی جائے، خطے کو ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، یہاں پر بہت سی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں. جنرل صاحب، امریکہ کے انخلاء کو کیا مکمل طور پر انخلاء سمجھا جائے ریجن سے کہ ریجن سٹیبلائز ہو سکے، یا وہ اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کی کوشش کرے گا کیسے کرے گا، اس کا سٹیک باقی ہے، یا خطہ جانے اور چین جانے؟ نہیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوچ تھوڑی سی اس سلسلے میں ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ امریکن فوج نکلی ہے، امریکی نہیں نکلے اس خطے سے، اور امریکنز نے اس کا الٹرنیٹو ڈھونڈ بھی رہے ہیں، کچھ اس حد تک تیار بھی کر دیا ہوا ہے. اس خطے کو چھوڑنے سے امریکہ کا بہت بڑا جو ہے نقصان، ہر لحاظ سے نقصان ہوگا. اس کے بعد تو پھر چین کی جو ترقی ہے، روس کی ترقی ہے، اس خطے کی ترقی ہے، اس کو روکنے کے لیے، اس میں کہیں اپنے آپ اثر ڈالنے کے لیے امریکہ کے پاس جگہ ہی نہیں رہ جائے گی. آلریڈی جو اس کے ساتھ ابھی ہوا ہے، جس سے اس کو بہت بڑے دھچکا لگا ہے کہ وہ افغانستان میں 20 سال اور بے حساب پیسہ خرچ کر کے، نقصان کر کے وہ نکلنا جا رہا ہے اس کو. اور جن طالبان کے ساتھ وہ بات کرنے پہ مجبور ہوا ہے، انہیں سے پہلے جیسے پرائم منسٹر بڑے واضح کہا، جب 1.5 لاکھ فوجی وہاں موجود تھے، ان کو اس وقت تک تو بات کرنا وہ تیار ہو نہیں رہے تھے. ان خیال یہ تھا کہ ہم طاقت کے زور پہ اس خطے کو دبا لیں گے، تو نہیں ہوا ان سے. اب پاکستان پہ پریشر ہے، پاکستان میں پریشر رہے گا، اور پاکستان کے اندر جو شورش پھیلانے کی امریکی کوشش ہے اور جو کیپبلٹی ہے، اس کو میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ میں خود ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کبھی بھی اس خطے کو ایک سٹیبل خطہ نہیں بننے دے گا. کیونکہ اگر سٹیبل ہو جائے اس خطے کو تو ون بیلٹ ون روڈ کے علاوہ کیسپین سی کی ریسورسز دیکھ لیجئے، روس کا آگے بڑھنا دیکھ لیجئے، سینٹرل ایشین ریپبلکس کا آگے بڑھنا دیکھ لیجئے، رستہ چین سے یورپ تک اور پھر آگے تک، کوئی اس کی تو پھر لمٹ ہی آگے کوئی نہیں ہے. اور چین کے پاس ریسورسز بھی ہیں، کیپبلٹی بھی ہے، روس اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس خطے کے دوسرے ممالک بھی ان کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں، ایران کے ساتھ آلریڈی کے بڑے معاہدات ہیں. اس لیے امریکنز کو اس خطے کو چھوڑ کے جانا نہ تو آسان ہے، نہ ہی میرا خیال وہ چھوڑے گا اس کو. جنرل صاحب، اب آپ نے چین کی بات کر دی، اور وہ یہ بات ظاہری بات ہے ڈسکشنز میں ہر جگہ پر ہے کہ سٹیبلائز نہیں ہونے دے گا امریکہ، اور وہ جس کو آپ نے بڑے کھول کے ایکسپلین بھی کیا، چین اور روس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات کی جائے، خطے کی ترقی کی بات کی جائے. یہ فرمائیے گا جو داسو میں واقعہ پیش آیا، اسے حادثہ کہا جائے، دہشت گردی کہی جائے، یا معاملات کو مزید خراب کرنے اور پاکستان پر مزید دباؤ ڈالنے کی کوششیں ہیں؟ دیکھیے، میں پچھلے جو آپ کا جو سوال تھا اس کے جواب میں یہ کہہ چکا ہوں کہ امریکہ اس خطے کو پاکستان انکلوسو کبھی اسٹیبل نہیں ہونے دے گا، اور اس کی کوشش یہ رہے گی. اور پاکستان کے اندر شورش کا آواز دینے میں امریکہ نے پہلے بھی بڑا رول پلے کیا ہے، اب بھی کرے گا اس میں. اور اب یہ جو داسو کا جو واقعہ ہے، اس میں تو کسی کو شک رہ نہیں گیا وہ کر کیا رہے ہیں. یہاں پہ ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ، جس میں جو سی پیک ہے کلیدی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ سی پیک کے بغیر شاید ون بیلٹ ون روڈ کی اہمیت کافی کم ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو
کئی دفعہ وہ کہہ بھی چکے ہیں اس سے. اگر آپ کو یاد ہو ریکس ٹلرسن جو ان کے ٹرمپ کے زمانے میں ان کے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ جو ہمارا طرز زندگی ہے، جو ہمارا لوگوں کو مدد کرنے کا طریقہ ہے اور چین کا طریقہ بہت مختلف ہے. انہوں نے تو اوپن یہ کہا تھا کہ چین اپنے طاقت اور اپنے پیسے کے بلبوتے پر اس خطے کے لوگوں کو، ان کے ملکوں کو اپنا غلام بنا رہا ہے اس سے. تو یہ ہمیں بڑا واضح ہونا چاہیے کہ یہ جو بڑی طاقتوں کی جنگ ہے، جو انفلوئنس کی جنگ ہے، جو طاقت کی جنگ ہے، جہاں پہ ریسورسز کی جنگ ہے، اس میں پاکستان ایک ایسے کردار کے طور پر ہے کہ وہ جس گروپ کے ساتھ بھی کھڑا ہے، اور اب تو پرائم منسٹر نے واضح کر دیا ہے کہ ہم چین کے ساتھ اپنے تعلقات کسی جس نوعیت کی مرد تعلقات ہیں ان کو ہم کسی اور وجہ سے بگڑنے نہیں دیں گے. تو واضح ہو گیا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. تو پاکستان کا چین کے ساتھ اس طریقے سے کھڑے ہونا اور اوور آل انوائرمنٹ میں امریکہ کو اس قسم کے جو رویہ پاکستان کی توقع تو نہیں تھی، ہونی چاہیے تھی. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اہمیت ہے اور رہے گی. اور امریکہ کے ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہیں وہ اب ہمارے لیے ہے، کیونکہ امریکہ بھی سپر پاور ہے، حالانکہ اس کی طاقت ابھی کم ہو رہی ہے لیکن ابھی تک تو ہے وہ. ٹھیک ہے. ایاز وزیر صاحب، چین کے ساتھ تعلقات کو بگڑنے نہیں دیں گے، پاکستان نے یہ کھل کر اپنا بتا دیا ہے. لیکن یہ جو داسو والا واقعہ ہوا، اس پر جو رد عمل سامنے آیا، کیا اس میں کوئی کوتاہی ہوئی؟ ابتدا میں ہر سطح سے اس کو حادثہ کہا گیا، اس کے بعد کچھ گھنٹوں کی تحقیق تفتیش کے بعد دہشت گردی کو رد نہیں کیا جا سکتا. اب چائنا سے بھی اس کے لیے اعلیٰ تحقیقاتی ٹیم آ رہی ہے. اب سیکیورٹی چیلنجز اپنی جگہ پر خطے میں موجود ہیں اور ہم سب یہ جانتے ہیں، مگر کیا سفارتی سطح پر بھی ہم سے مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے معاملات کو لے کر؟ دیکھیں، سفارتی سطح پہ تو مس ہینڈلنگ نہیں ہو رہی، میں نہیں سمجھتا. اگر مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے تو وہ ہمارے اندر اندرونی والا معاملہ ہے. اب اس انسیڈنٹ کو دیکھ لو، اس پہ کتنے وزراء کے کتنے مختلف بیانات آ گئے. کاش کہ ہماری حکومت ذرا اس طرف توجہ دے دے کہ ہر ایک وزیر ہر ایک سبجیکٹ پہ نہ بولے. جس کا کام ہے وہ وزیر اس کے اوپر بولے، یا جس ادارے کی ڈیوٹی ہے اس کا اسپوکس پرسن اس کے اوپر ایکشن لیا کرے. ہم نے طے کر لیا ہے کہ افغانستان ہو، ہندوستان ہو، یا گھر کے اندر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو، اس پہ جو وزیر جو مرضی وہ بولتا رہے گا. یہ غلط ہے، یہ ہم اپنا نقصان کروا رہے ہیں. کاش کہ اس انسیڈنٹ پہ بھی ریئیکشن اس طرح نہ دیتے. ہوا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہے، ہو گیا، ہو جاتا ہے. بڑے بڑے ملکوں میں بھی اس طرح واقعات ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ملک کے سیکیورٹی فورسز یا اور چیزوں میں کمزوری ہوتی ہے، انٹیلیجنس میں وغیرہ میں، کیونکہ دشمن بھی طاقت میں ہوتا ہے. وہ ایسے وقت پہ وار کرتا ہے جب آپ اس جگہ یا اس چیز کو اٹینشن نہیں دے رہے ہوتے اس طرح. لیکن اوور آل گورنمنٹ کی اٹینشن ہے، گورنمنٹ پروٹیکشن دے رہی ہے. گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ یہ جو روٹ ہے گوادر سے لے کے چین کے بارڈر تک، اس کی ذمہ داری کے لیے اسپیشل فورس بھی کریٹ کی ہے، اٹینشن بھی کیے ہوئے ہیں، کرتے رہے. لیکن ظاہر بات ہے دشمن بھی فوکس اسی پہ کیے ہوئے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ سی پیک کو، جیسے جلال صاحب نے کہا، سی پیک کو ڈیریل کر لے. اگر سی پیک کو ڈیریل کر لے تو امریکہ کے خواہشات تو پورے ہو گئے. پھر بیلٹ اینڈ روڈ والی بات آگے کیسے جائے گی؟ چائنا افغانستان کے اندر سنا ہے آلریڈی، چائنا اور افغانستان کا اس بات پہ ایگریمنٹ ان پرنسپل ہے کہ کابل سے پشاور میں کو موٹر وے بنائیں گے. $62 بلین کا پروجیکٹ ہے، اور ادھر ایران کے ساتھ $400 بلین کا آلریڈی ہو چکا ہے. تو اگر یہ سی پیک امریکہ یا جو ہندوستان یا دوسرے لوگ جو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ اس میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو چین کے آگے والا جو پروجیکٹ ہے، جو ان ملکوں کو اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں جیسے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ سارا ذرے کا ذرا رہ جائے گا. لیکن ہم اس کو انشاءاللہ خراب نہیں ہونے دیں گے. ہم سب عوام اور فوج اس بات پہ تو کم از کم
मुतफिक है। ठीक है या साहब। सूबाई वजीर केपी शौकत यूसुफ जई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत फरमाइएगा, ये जो दासू में वाकया पेश आया, राइट नाउ क्या आपके पास अपडेट है इस मुतालिक? चीन से एक आला तहकीकाती टीम आ गई है, डैम पर काम रोक दिया गया है, पाकिस्तानी मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है, कितना तशवीशनाक मामला है ये? देखिए, चीन के साथ तो हमारे शुरू से आप देखें कि बड़े एतमाद के ताल्लुकात हैं और हमेशा से इसमें गर्मजोशी देखी गई है। और चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अहम रोल अदा किया है। शारा रेशम से लेके ये बहुत सारे वो हैं जो जिसमें चीन अपना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे थे। सीपेक जो है बहुत बड़ी मिसाल है। तो चाइना जो है वो हमेशा वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है और उनको पता है कि इस खत्ते के अंदर दहशतगर्दी होती रही है, उसमें जो दुश्मन ममालिक हैं वो अपना रोल अदा करते रहे हैं और सीपेक के खिलाफ साजिशें भी होती रही। तो मेरे ख्याल से मामला तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन साथ साथ चाइना को इन सारी चीज़ों का इल्म है कि सीपेक के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं इस मुल्क के अंदर, जो मुल्क से बाहर से हो रही हैं, वो उनको उसका इल्म है। और जो सूरत हाल रही है हमेशा से, वो चाइना जो है वो उसको बाखबर रखते रहे हैं। वो हमारा काबिल एतमाद दोस्त है और रहेगा इंशाल्लाह। ठीक। तो जो सूरत हाल रही है वो उससे आगाह है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पे उनका पूरा भरोसा है। और वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि मैं हर किस्म की तहकीकात कराऊंगा। तो मेरे ख्याल से इस हवाले से मैं कहूंगा कि चीन को पाकिस्तान के ऊपर पूरा एतमाद है। ठीक है, शौकत साहब कह रहे हैं कि चीन अंडरस्टैंड कर रहा है। जनरल साहब, ब्रेक से पहले एक कमेंट आपसे कि कल भारत को भी बड़ा बेफिटिक रिस्पांस दिया गया वजीर आजम साहब की जानिब से। खित्ते की सूरत हाल यकीनी तौर पर बदल रही है, आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ अनफोल्ड होगा। भारत की सोच कहीं बदलेगी या ये यहाँ पर वो एक स्पॉइलर के तौर पर ही रहेगा, खास तौर पर पाकिस्तान अफगानिस्तान मामला? देखिए, भारत के अपने अज़ाइम हैं, जब तक वो नज़ाइम से पीछे नहीं हटेगा इस खत्ते में स्टेबिलिटी आना बहुत मुश्किल है, खास तौर पे भारत और पाकिस्तान को लेकर। और भारत की ये कोशिश भी होगी कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल किसी तरीके से बेहतर ना हो, और ये भी एक तरीका है सीपेक को नुकसान पहुंचाने का। तो पाकिस्तान को इस तरह से अलर्ट रहना है, उनके मुकाबले के तैयार रहना है, बल्कि अपने तमाम वसाइल को बुरे कार लाते हुए भारत के इस किस्म के अज़ाइम को मेरा ख्याल है उनको शिकस्त देने का वक्त आ गया है कि भारत को भी पता चले कि आप अगर पाकिस्तान को कोई तकलीफ पहुंचाएंगे तो उससे ज्यादा तकलीफ उनको खुद भी होगी। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। बाद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और जिक्र सारा पाकिस्तान की दाखिली सियासत का इस ब्रेक के बाद। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होने जा रहे हैं 25 जुलाई को। वहां पर मरियम नवाज अपने जलसे कर रही थी। आज से वज़ीर आज़म इमरान खान भी पहुंचे हैं, आज उन्होंने जलसा किया है। और बिलावल के बाद अब आसिफा भुट्टो भी आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में वहां पर मौजूद हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से क्या कहा गया, पहले ये सुन लीजिए। सारे बड़े बड़े डाकू कभी कह रहे हैं आज हुकूमत गिराएंगे, कल गिराएंगे, ये सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि इमरान खान इनको एनआरओ दे दे, इनके गुने माफ कर दे, इनके करप्शन माफ कर दे। क्या बरतानिया में एक ताकतवर पकड़ा जाए करप्शन करते हुए, क्या उसकी जुर्रत है कहने की कि मुझे एनआरओ दे दो? मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता कि एक सुप्रीम कोर्ट एक आदमी को जेल में डाले और वो फिर ऐसी एक्टिंग करे कि बॉलीवुड के अंदर भी कोई ऐसी एक्टिंग ना कर सकता था। शौकत यूसुफ जई साहब, मरियम नवाज तो गुज़िश्ता हफ्ते से कैंपेन चला रही थी, आज वज़ीर आज़म साहब भी वहां पहुंचे और कैंपेन का आगाज उन्होंने बाग के इलाके से किया है। और मरियम नवाज ने भी कहा कि वहां से शुरू कर रहे हैं कि एक एटीएम का जिक्र किया। क्या यहां से उम्मीदवार जो हैं सरदार तनवीर उनके पलड़े में वजन डाल रहे हैं? क्या वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे पीटीआई के वहां से? देखिए, इलेक्शन में तो ये तो कहना अभी कबल उस वक्त है कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा, लेकिन जाहिर है कोशिश तो ये होती है हर पार्टी कि उसके तमाम उम्मीदवार जीते। देखिए, इस वक्त जो कश्मीर के लोग हैं ना, वो सारे सूरत हाल को देख रहे हैं। वैसे तो माजी में ये रहा है कि जिसकी हुकूमत रही है वही उसी को वोट पड़ते हैं, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है वो कश्मीरी अवाम भी समझते हैं कि उनको कौन सी लीडरशिप चाहिए। और जो भारत के सामने खड़े हो और जो उनकी ख्वाहिशात है उसके मुताबिक बात करे, तो इस वक्त तो मेरे ख्याल से जिसको वोट पड़ेगा इसी बुनियाद पे ही पड़ेगा।
लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है, मीडिया की शौकत साहब, वहां पर जो पीटीआई की धड़ेबंदी है, पीटीआई की जो अंदर की धड़ेबंदी है, उसके कोई असरात देखते हैं आप इस इलेक्शन पर? देखिए, लोकल धड़ेबंदी से कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा सर। पीटीआई के अंदर इधर भी तो धड़ेबंदी है, उसके भी असरात होंगे नहीं होंगे? देखिए, लोग जो है ना पार्टी के मौक़िफ़ को वोट देंगे, और कश्मीरी जो है वो इस वक्त इस स्टेज पर हैं कि उनको फैसला करना है कि उन्होंने किस तरफ जाना है। तो मेरे ख्याल से ये जो वोट होगा वो काफी इम्पोर्टेंट है उनके लिए भी, कि इस वक्त जो कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म बर्बरियत भारत के अंदर है, तो मेरे ख्याल से उसके जो असरात को ख़त्म करने के लिए या उनको रिलीफ देने के लिए ये लाजमी है कि कश्मीर में भी ऐसी हुकूमत आए जो भारत के खिलाफ खड़ी हो जाए और उनको फुल सपोर्ट मिले। तो मेरे ख्याल से ये मौका है कश्मीरी आवाम के पास, क्योंकि माजी में उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी देखी है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी देखी है, तो वो जो उनका जो तर्ज रवैया रहा है, तर्ज सियासत रही है, और जिस तरह कश्मीर के नाम को सेल किया गया, तो मेरे ख्याल से अब वक्त है कि असल लीडरशिप आए सामने और कश्मीर के मसले को हल करने के लिए एक पावरफुल शो करे, इकदाम करे। इस वक्त इमरान खान जिन फोरम के ऊपर जाते हैं और जिस तरीके से वो कश्मीर के मुद्दे को बयान करते हैं और आलमी फोरम के ऊपर, तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो लोगों की नजरें हैं वो इमरान खान के ऊपर है। इससे बेहतर सफीर नहीं हो सकते। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के कैसर शेख साहब मौजूद हैं। वो कह रहे हैं शौकत साहब, कैसर साहब के कश्मीर के नाम को गुज़िश्ता हुकूमतों ने सेल किया है। मरियम बीबी मुसलसल वजीर आजम को कश्मीर में खड़े होकर कश्मीर फरोश कह रही हैं, सबूत नहीं दे रही, हसास इलाका है कश्मीर, वहां जाकर इस किस्म की सियासत। ये तो मैं समझता हूँ कि इनकी बुखलाहट है, और ये जो इनकी सियासत। चले इनसे जवाब ले लेते ना। कैसर शेख साहब हमारे साथ हैं। कैसर शेख साहब, कोई सबूत है या ये सियासी नारे लगा रही मरियम बीबी? देखिए, बात सुनिए, आज जो सियासी नारा, आज इमरान खान साहब की आपने मुझे बात सुनाई, वो कह रही है डाकू हैं। अब मुझे बताइए, 3 साल तो हो गए क्या भाई एनआरओ मेरे से वही एक रट्टा इन्होंने चढ़ाया हुआ है कि एनआरओ मांग रहे हैं। भाई कौन इनसे, उन्होंने कश्मीर में भी आज कहा है कि ये चाह रहे हैं कि एनआरओ दे दें, वहां भी बताया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये 3 साल में किसी एक को कोई साबित किया इन्होंने? इनकी बात में कोई वजन भी नहीं। लोग अब इनका मजाक बना रहे हैं ये बातें करके ना, क्योंकि जब कोई चीज़ साबित नहीं कर सकते, ये कहते, ये करप्शन के नारे पे आए थे, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कह दिया कि पिछले साल की निस्बत भी 3 और मुल्कों से भी ज़्यादा हमारी करप्शन हो गई है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करो पिछले सारे लोग ये उनको डाकू डाकू कहते हैं और एनआरओ की बात कर रहे हैं रोज़, ये तो एक ही बात कर रहे हैं, तो ये मुझे बताइए कि इन्होंने कोई आके मुल्क का कोई रेवेन्यू बढ़ा दिया, आमदन बढ़ा दी? अगर ये बिल्कुल साध हैं, बहुत शरीफ हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े कम्पिटेंट हैं, वो तो पिछले हालात से हमारा क्या बना? हमारी पूरे मुल्क की आमदनी कम हो गई, 310 अरब डॉलर से 290 अरब डॉलर हो गई। हमारा जो FBR का रेवेन्यू होता था हर साल हम 15% फीस बढ़ाते थे, वो नहीं बढ़ा। मुझे ये बताइए, सिर्फ एक ज़बानी डाकू डाकू कहने से ये चोर, कोई किसी भी अदालत में इन्होंने किसी एक के खिलाफ भी इतने लोगों शेख साहब, तो जो मरियम बीबी वहां खड़ी होकर वजीर आजम को कह रही है कश्मीर फरोश है, तो क्या कोई सबूत है? कहीं सौदा हुआ है तो कुछ पता है? आप लोग भी वैसे ही बयान दे रहे हैं, वही सियासत कर रहे हैं, पैटी पॉलिटिक्स, डर्टी लीडर्स कश्मीर में धोई जा रही है सियासत में। ये इसको आप डर्टी कहेंगे? क्या हुआ जब गए प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका गए और उसके बाद आते ही इन्होंने तो कहा हम कि शायद कोई किला फतह करके आए हैं, यहाँ भी बड़े जोश खरोश से और बड़ी मुबारकें ली। तो चंद दिनों में ही इंडिया ने एनेक्स कर लिया कश्मीर को। पहले किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि कश्मीर को अपने साथ इलाक कर लें। उन्होंने पार्लियामेंट में जाके और इन्होंने कहा था कि जब मोदी की हुकूमत आएगी तो वो तो मसला हल हो जाएगा। इन्होंने खुद कहा और दुआ कर रहे थे कि मोदी वज़ीर आज़म बने। फिर अमेरिका में जो जाके वहाँ पे सालसी की बातें करते रहे जाके उनके सदर साहब से। अब मुझे बताइए कि आज जो है प्रेसिडेंट अमेरिका, वो तो उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोन नहीं कर रहा, इनसे बात ही नहीं हुई। 6 महीने में हमारी पाकिस्तान की उनसे कोई बातचीत नहीं, टेलीफोन पे भी नहीं हो सकी। इससे ऊपर और मैं क्या कहूँ कि कश्मीर क्या होता है, यानी क्या उन्होंने तो इलाक कर लिया, हमने क्या कर? अच्छा, हम ज़्यादा ये कहते हैं श्रीनगर एक सड़क का नाम रख दिया, एक किया, 2 मिनट की खामोशी कर दी, और उसके बाद हम ये अब कह रहे हैं कि जब तक इलाक वापस नहीं होगा हम उससे बातचीत नहीं करेंगे। इंडिया तो पहले पिछले 10 साल से हमसे बातचीत नहीं कर रहा, हम रिक्वेस्ट कर रहे थे बातचीत करने की, अब उन्होंने इलाक कर लिया। अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो इंडिया का क्या नुकसान हो जाएगा?
नुकसान तो हमारा हो रहा है। आप देखिए इकोनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। हम खित्ते में ना कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रही है। ये आज ही मैं पढ़ रहा था, आज की डॉन अखबार। मैं आती हूँ शौकत साहब, मैं जनरल साहब का कमेंट ले लूँ इस पे। 25% जो ये इमरान खान तो कहते थे ना कि हम आएंगे तो सारी दुनिया यहाँ पैसा लेके आएगी। इस साल पिछले साल से 25% फॉरेन सर वो कह रहे हैं जो कर्जे चढ़ा गए थे वो तो वही उतारते दौरे हो गए, वही खत्म नहीं हो रहे। मैं जनरल कर्जों की ये बात मैं बात खत्म कर रहा हूँ एक बार कर्जों की, आपने क्योंकि बात की। देखिए जब इमरान खान साहब थे ना तो उस वक्त कहते थे कि 1,35,000 जो बच्चा भी पैदा होता है वो 1,35,000 का मकरूज है। आज फिगर निकाल लीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो ये मुझे रिफ्यूट कर दें। हर बच्चा जो पैदा हो रहा है वो 1,75,000 का मकरूज है या नहीं हो रहा। ये क्या कर्जों की बातें हमें सुनाते हैं। इन्होंने कर्जे कम कर दिए, पर कैपिटा कर्जा, मैं फिगर्स दे रहा हूँ इनके अपने, जो इन्होंने अभी बजट के डॉक्यूमेंट दिए ना, जो उन्हीं में ये है कि 1,75,000 रुपए हर बच्चा वो कर्जदार हो जाए जो नया बच्चा पैदा होता है। तो कौन सा कर्जे की हमें बात सुनाते हैं। ठीक है, मैं जनरल साहब आपसे कमेंट चाहूंगी। कश्मीर का इलेक्शन है, वहां कैंपेन के अंदर कश्मीर फरोशी, गद्दारी के फतवे बांटे जा रहे हैं, फिर कश्मीर को सूबा बनाने की बात की जा रही है, स्टेटस चेंज के ऊपर बात। कोई कुछ ऐसा मामला है या इस हसास मामले को इंतहाई गैर संजीदगी से हमारी तमाम की तमाम सियासी जमातें हैंडल कर रही हैं? देखिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि जो लोग अपने आप को कौमी लीडर के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं वो जोग्राफिया तारीख टोटल उससे नाबलद हैं। आप इनसे किसी से पूछ लीजिए, इनमें से किसी को भी शायद ये जो इतने नारे लगा रहे हैं वहां पर जाकर ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातचीत कर रहे हैं ये लोग, चाहे वो मरीम बीवी है चाहे वो दूसरे लोग हैं, उसका नुकसान किसको कर रहे हैं ये लोग। अगर आप उनसे खड़े होकर पूछ लेंगे कश्मीर का किस्सा क्या है, जब ये सब कुछ चल रहा था मैं ये सोच रहा था कि मुझे कोई तकरीर में तो खड़ा होकर कहेगा 13 जुलाई कल ही गुजरी है, 13 जुलाई क्यों इम्पोर्टेंट है कश्मीर की तारीख में। कोई तो बात करेगा कि क्यों हमारे साथ जम्मू कैसे हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट बना दिया, कोई तो बात करेगा कि भारत क्या कर रहा है, कोई तो बात करेगा कि भारत के साथ शेख साहब की बात सुन रहा था वहाँ बशरा बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं वो, लेकिन कोई तो मुझे बताता ना, चाहे वो नून लीग बताती चाहे पीस पार्टी बताती, पीटीआई को तो हम क्या नहीं गलत काम कर रही है, वो ये तो बताते कि वो कल कैसे इस मामले को हैंडल करेंगे। और ये जो हम बार बार बात करते हैं ना कि भाई ये चूंकि इमरान खान साहब थे इसलिए मोदी ने ये कर दिया, और चूंकि इमरान खान साहब ने कहा था मोदी आएगा तो मसला हल हो जाएगा। वजीर साहब अगर मौजूद हैं तो वो बात को तायद करेंगे कि हमेशा से पाकिस्तान के एक आइडिया रहा है कि अगर राइट विंग स्ट्रॉन्ग हुकूमत होगी तो उसके लिए कश्मीर पे बातचीत करके किसी फैसले पे पहुंचना आसान है। वो उसी का उन्होंने इमरान खान साहब ने इज़हार किया। अब जब मोदी साहब ने ये किया तो मोदी साहब ने इसका बड़ा ऐलान कर रखा था ये, और ये ऐलान आज से पहले नहीं हुआ, आज नहीं हुआ था ऐलान, वो उन्होंने अपने उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा है, उसके मुताबिक काम कर रहे थे, और आज तो काम नहीं कर रहे थे, पूरी तैयारी कर रहे थे उसके लिए। उसलिए मुझे ये तो बता दें कि इससे पहले जो हुकूमत थी उन्होंने उसके तोड़ के लिए क्या किया था उसको। तो कश्मीर का मसला ओवरऑल मिस हैंडल भी हुआ है, और आज जिस तरीके से ये बातचीत हो रही है, और कश्मीरियों को ये सारी लीडरशिप में समझती ही नहीं है लोगों को। कश्मीरी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं, कश्मीरी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा अवेयर भी हैं, कश्मीरी अपने मसले की नौयत को भी समझते हैं, और कश्मीरी इस बात को भी समझते हैं कि जो हमारी सियासी जमातें जिसकी नारेबाजी कर रही हैं किस हद तक सिंसियर हैं, और उनका क्या स्टैंडिंग है वहां पे, और कैसे ये इंतखाबात वहां पे होते हैं, कैसे जीते जाते हैं, क्या किया जाता है। दुरुस्त। मैं शौकत यूसुफजई साहब, जो जनरल साहब बात कर रहे हैं, कश्मीरी बहुत बेहतर मसले को जानते हैं, लेकिन आप ही की हुकूमत के वुज़रा जिस तरह वहां पर इंतखाबी कैंपेन कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं साबिक वुज़रा आज़म को डाकू और गद्दार, वो आगे से आपको कह रहे हैं कश्मीर फरोश और अलग सूबे की बात कर रहे हैं। सर ये इस किस्म की क्या सियासत हुकूमत को वहां जाकर करनी चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से तो शाइस्तगी जो है वो दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैं तो खैर लेकिन सर हुकूमत को बड़ेपन का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए। आजाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर बात हो, एनआरओ पे बात हो, डाकू के नारे लगे, क्या वो ट्रस्ट करेंगे हुकूमत को या बाकी सियासी जमातों को? देखिए ये तो जो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत है ना, और फिर उसके बाद जब ये कहते हैं कि जी इन्होंने क्या किया, एहतसाब नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आज भी मैं इनसे कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान ले आओ और इसहाक डार को पाकिस्तान ले आओ, एहतसाब का अमल शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि एहतसाब हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको पता चल जाएगा कि जी करप्शन हुई है या नहीं हुई है।
अब वो दोनों बाहर बैठे हुए हैं जिनके ऊपर इल्जामात हैं। सर, आपकी हुकूमत के होते हुए नवाज शरीफ तो गए, वजीर आजम साहब ने आज उनका भी जिक्र किया वहाँ खड़े होके, बात करूंगा कि वो जाली कागज बना के बाहर चले गए। देखिए, मैं तो ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन तो हो जाएंगे, लेकिन हमें जो कश्मीर का जो मुद्दा है ये तो रहेगा, और इसके साथ इसको कभी हमें कमजोर नहीं होने देना चाहिए। मैं तो इसके हक में नहीं हूँ कि कश्मीर के मुद्दे को मुतनाज़ा बनाया जाए या ऐसे हालात पे पहुंचे जाए कि फलां गद्दार है। मैं इसके हक में नहीं हूँ, नेवर एवर। मैं चाहता हूँ कि कश्मीर के साथ जो हमारी मोहब्बत है, जो हमारे पाकिस्तानी कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो कश्मीर की मुखालफत करे, और हम तो दिल से कश्मीर को चाहते हैं, क्योंकि हमारे आबा अजदाद इसमें कोई शक शौकत नहीं है। यूसुफ जई साहब, इस वक्त आपकी हुकूमत है विफाक में, और आपके वुज़रा वहाँ खड़े होके साबिक वुज़रा आज़म को गद्दार कह रहे हैं। वो बात यहाँ तक थोड़ी, वो तो भुट्टो साहब तक भी जा रहे। तो सर, ये तो फिर आपकी जमात का बयानिया है। आप लोग गवर्नमेंट खुद मुतनाज़े कर रहे हैं मामला में कर रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल इशू है। पॉलिटिकल इशू इस तरह है कि अगर ये बात किसी के जहन में है, और मेरे ख्याल से सबको पता है कि इधर तुम उधर हम का नारा जो लगाया था, उस हवाले तक तो ठीक है, लेकिन मैं और जो कश्मीर के हवाले से बात कर रहा हूँ, कश्मीर के ऊपर तमाम पार्टियों का मौकफ एक है, और ये रहना चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूँ। बाकी देखिए, पॉलिटिकल बातें हैं, जिन्होंने जो कुछ बोया वही काटेंगे ना। अगर पीपल्स पार्टी ने 71-72 में जो कुछ किया और जो नहीं माना, जिसका मैंडेट था, नहीं तस्लीम किया गया, और उसके बाद जो हालात बने, तो वो तो एक अलग इशू है, उस पर ये वक्त भी नहीं है। मैं बात वही आ जाती है, आप सब लोग सिर्फ सियासत फिर कर रहे हैं। फिर जनरल साहब ने सही कहा, कश्मीरी बखूबी जानते हैं अपने मामले। कैसर साहब, योर कमेंट, लास्ट कमेंट प्लीज। जी, मैं लास्ट कमेंट ये दूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को पता नहीं क्या हो गया है। बाइडन साहब उनको टेलीफोन नहीं करते, मोदी साहब इनका टेलीफोन नहीं उठाते। कल अशरफ गनी साहब से बात की, उनसे भी लड़के आ गए। हम सारी दुनिया से क्या कट के रहेंगे? मुझे ये बताइए कि क्या डिप्लोमेसी आज ये रह गई है? इनको कोई समझाता ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि किस तरह हमारा मुल्क जो है इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। पूरा अफगानिस्तान के खित्ते में जो कुछ हो रहा है, हमने डिप्लोमेटिक तरीके से अपने मुल्क के आवाम के लिए कुछ करना है। ये बड़ा आसान है कि जी हम तो बात नहीं करेंगे, हम तो इंडिया के साथ नहीं बैठेंगे, हम तो उनका टेलीफोन, वो कोई बात इनकी हमारे यहाँ 2 बार आए प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, वो मोदी साहब आए, इससे पहले तो जो 2 बार प्राइम मिनिस्टर, उसका अलग मजाक बना रहे हैं। इतना बड़ा मुल्क है इंडिया, पाकिस्तान के लिए इस वक्त जरूरत है। हमारे यहाँ ना बाहर का कोई पैसा आ रहा है। आप बताइए, इस वक्त हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है। यहाँ तो आपस में मुल्क के अंदर नहीं, जमातों में मुफाहमत हो पा रही, बाहर क्या बात करेंगे? अपने चोर डाकू से फारिग ही नहीं हो। चोर डाकू से भाई बैठिए आप। मैं आज भी लाइव इनको करूंगा। गुफ्तगू ही मामलात का हल है, मुज़ाकरात से ही नताइज निकलते हैं, रास्ते आसान होते हैं। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। हमारे पास प्रोग्राम का वक्त अपना हमको पहुंच रहा है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।